गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं शिव और आप देख रहे हैं एजुकेशन हब। आज हम एसपी का 4th चैप्टर इशू ऑफ डिबेंचर्स उसको आज आगे बढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा, इसमें हम लोग आज क्या प्रोसीजर करने वाले हैं, प्रोसीजर फॉर इशू ऑफ डिबेंचर्स। तो ये जो प्रोसीजर फॉर इशू ऑफ डिबेंचर, जैसे हमने पढ़ा था कि शेयर्स को इशू करने के लिए कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, सेम डिबेंचर को भी इशू करने के कुछ ना कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, उसको कंपनी को हमेशा फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो फर्स्ट प्रोसीजर क्या कहता है उसको देखते हैं। फर्स्ट प्रोसीजर है पास रिजोल्यूशन इन बोर्ड मीटिंग। इसका मतलब बोर्ड मीटिंग होगी, उसमें रिजोल्यूशन पास किया जाएगा डिबेंचर को इशू करने के लिए। सबसे पहली बात यह है कि पावर किसके पास है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास पावर होता है कि वो डिबेंचर्स इशू कर सकते हैं। ठीक है, और इसीलिए सबसे पहले वहां पे बोर्ड मीटिंग होगी। बोर्ड मीटिंग में वो रिकमेंड करेंगे कि हाँ भाई हमें इतना पैसे की जरूरत है, और फिर वो डिबेंचर इशू कर पैसे को अरेंज करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट वहां पे क्या कहता है एग्जैक्टली वो देख लेते हैं। इन बोर्ड मीटिंग रिजोल्यूशन किस किस बातों पे पास होगा। रिजोल्यूशन मतलब सहमति, और मीटिंग में जो डिस्कशंस होंगे वो किस किस पे होंगे ऑफ कोर्स। तो पहला है अमाउंट, उसमें अमाउंट एंड टाइप्स ऑफ डिबेंचर टू बी इशू। मतलब फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है उसमें कि कितना पैसा हमको डिबेंचर के रूप में लेना है, ठीक है, और कौन से टाइप के डिबेंचर्स हमको इशू करना है, और उसके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगे। ये फर्स्ट पॉइंट आपको लिखा है। मतलब उस मीटिंग में सबसे पहली बात ये डिस्कस होगी कि डिबेंचर के थ्रू हमें कितने पैसे अरेंज करना है और उसके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होगी, ये पहले डिसाइड किया जाएगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या होगा, अप्रूव प्रोस्पेक्टस और ऑफर लेटर। या तो फिर ऑफर लेटर को वो अप्रूव करेंगे, उसका ड्राफ्टिंग वगैरह कर राइट, और प्रोस्पेक्टस या तो फिर प्रोस्पेक्टस, दोनों में से जो भी इशू कर रहे होंगे उसका अप्रूवल वहां मीटिंग में हो जाएगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या कहता है, थर्ड पॉइंट में ये लिखा है अप्रूव अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टीज। डिबेंचर ट्रस्टीज मैंने बताया था ऐसे इंस्टीट्यूशन जो डिबेंचर होल्डर के हित के बारे में सोचते हैं, तो उनका अपॉइंटमेंट भी बहुत ज़रूरी है, और उनसे एक कंसर्न लेटर लेना ज़रूरी है। मतलब उनकी रजामंदी लेटर, उनको पता होना चाहिए कि उनको डिबेंचर ट्रस्टी बनाया जा रहा है, और उनके तरफ से एक रजामंदी लेटर आपको लेना होगा, कंसर्न लेटर जिसको कहा जा रहा है वो लेना ज़रूरी है। तो ये भी बात वहाँ पे डिस्कस हो जाएगी। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, ऑथराइज अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टीज, ऑथराइज बोर्ड टू चार्ज ऑन एसेट ऑफ द कंपनी, क्रिएट चार्ज ऑन एसेट। इसका मतलब, तो चार्ज ऑन एसेट मतलब कि जो भी, जैसे हम फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए का पैसा ले रहे हैं डिबेंचर होल्डर्स के थ्रू, हम 1 लाख रुपए का पैसा लेने वाले हैं, तो वहां पे एसेट, वहां पे उतने कम से कम उतने अमाउंट का एसेट आपको क्या करना होगा, उनके पास गिरवी रखना होगा। तो क्रिएट चार्ज ऑन एसेट मतलब उतने के एसेट आप उनके पास गिरवी रखोगे और फिर पैसा ले रहे हो। चाहे अगर कंपनी पैसे वापस ना कर पाए तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये एसेट को बेचकर वो लोग अपने पैसे रिकवर कर सकते हैं। इसीलिए वहां पे चार्ज ऑन एसेट बहुत ज़रूरी पॉइंट है जो वहां पे क्रिएट किया जाएगा कंपनी के एसेट के ऊपर। ठीक है, उसके बाद क्या पॉइंट आ रहा है, कॉल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग इफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोरोइंग पावर टू बी इंक्रीजेस। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कब होगी, अगर हम एक लिमिटेड अमाउंट के ऊपर पैसा अगर हमें रेस करना है तो आपको इमरजेंसी मीटिंग लेकर, इमरजेंसी मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग लेकर फिर इस अमाउंट को हम इंक्रीज कर सकते हैं। मतलब पहले अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ये डिसाइड किया होगा कि हम 2 लाख रुपीज अरेंज करेंगे, लेकिन उसके बाद हमें ज़रूरत ज़्यादा की पड़ रही है, तो उस समय आपको फिर से मीटिंग लेकर फिर से उसके बारे में रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। ठीक है, ऑथोरिटीज, नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, ऑथोरिटीज बोर्ड टू ओपन अ सेपरेट बैंक अकाउंट फॉर रिसीविंग मनी फ्रॉम एप्लीकेंट। इसका मतलब कि आपको डिबेंचर का पैसा एक अलग से अकाउंट में आपको जमा करवाना होगा, उसके लिए आपको एक सेपरेट अकाउंट ओपन कराने की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो ये सेपरेट अकाउंट वहाँ पे ओपन कराना बड़ा ज़रूरी है, ये उनका कहना है। उसका भी डिस्कशन यहाँ हो जाएगा कि कौन से बैंक अकाउंट में हम ये अपना अकाउंट ओपन करेंगे, और ऑफ कोर्स उसमें पैसा जो डिबेंचर होल्डर है वो जमा करेंगे। इसका मतलब ये जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें आप देखोगे 6 पॉइंट आपको दिए हैं, और 6 पॉइंट में वो मीटिंग में क्या क्या बातें डिस्कस होगी, इन सब फैक्टर्स पे डिस्कशन होने वाला। उससे ज़्यादा मैं क्या बताऊंगा उसमें, उस पॉइंट में आपको टू द पॉइंट लिखा हुआ है।
मतलब बोर्ड मीटिंग में ये बातें डिस्कस होगी, कितना पैसा लाना है, ठीक है, डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करना है, बैंक को अपॉइंट करना है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग होनी चाहिए। तो ये सब चीजें एकदम डायरेक्टली लिखी हुई है, तो उसके अलावा उसमें कुछ बोलने लायक है भी नहीं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है उसको देखो, होल्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि अगर एक लिमिट के ऊपर बोरोइंग पावर आपको इंक्रीज करना है तो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग लेनी होगी। मतलब कभी भी देखो, साल भर में जो एक मीटिंग होती है एजीएम कहते हैं हम उसको, एनुअल जनरल मीटिंग, और उसके अलावा अगर इमरजेंसी कंडीशन है, कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना हो तो फिर उस समय एक मीटिंग और हम ले सकते हैं कभी भी, और कितने बार भी ले सकते हैं, ठीक है। उसी मीटिंग को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कहा जाएगा। तो यहाँ पे वो क्या बोला जा रहा है कि अगर उनको बोरोइंग पावर इंक्रीज करना है, मतलब लोन का अमाउंट अगर उनको बढ़ाना है तो उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग लेनी होगी, और साथ में शेयर होल्डर से अप्रूवल लेना भी जरूरी है। तो शेयर होल्डर से अप्रूवल लेने के लिए स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना होगा, मतलब उनसे मीटिंग लेकर उनसे स्पेशल रिजोल्यूशन, उनकी सहमति पास करवानी पड़ेगी कि हाँ भाई वो सहमत है, ऐसा वहाँ पे मीटिंग में डिस्कशन होना चाहिए, तब जाकर वो अपनी बोरोइंग पावर को इंक्रीज कर सकते, उसके बिना नहीं कर सकते। ये चीज़ें हैं, ठीक है। मतलब सेकेंड पॉइंट में बोला जा रहा है बोरोइंग पावर बढ़ाना है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग लो और स्पेशल रिजोल्यूशन पास करो और शेयर होल्डर से अप्रूवल लो, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, फाइलिंग विथ आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, मतलब आरओसी में आपको डॉक्यूमेंट फाइल करने पड़ेंगे, डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। कौन सी कॉपी, एक होगा या तो प्रॉस्पेक्टस या तो फिर ऑफर लेटर, ये चीजें आपको वहां पे जमा करना होगा, उनको देना होगा, इसका मतलब, क्योंकि गवर्नमेंट को पता चलना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, आप पब्लिक से पैसा लोन के रूप में लेना चाहते हो, तो उनको पता चलना चाहिए। इसीलिए हमें आरओसी को ये इन्फॉर्म करना जरूरी होगा। मतलब वो जो रिजोल्यूशन की कॉपी है, जो मीटिंग हुई थी, मीटिंग में हम लोग क्या करते हैं, उसका एक पूरी फॉर्मेट बना लेते हैं, मीटिंग में जो डिस्कशन हुआ है उसका एक कॉपी बनता है, वो आपको जाकर आरओसी में जमा करना है, ठीक है। तो वही बात वहां पे लिखिए, सेक्रेटरी हैज टू फाइल द स्पेशल रिजोल्यूशन एंड कॉपी ऑफ प्रोस्पेक्टस या फिर ऑफर लेटर विद द आरओसी विद इन 30 डेज ऑफ द बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग होने के बाद 30 दिन के अंदर आपको ये कॉपी वहां पे जमा करनी है, प्रोस्पेक्टस या ऑफर लेटर और स्पेशल रिजोल्यूशन की कॉपी। ये तीनों चीज आपको आरओसी में जमा करना है, चाहे उनको पता चले कि हम क्या एक्टिविटी करने वाले हैं, आगे हम डिबेंचर से पैसा लेने वाले हैं, ये गवर्नमेंट को पता चलना चाहिए, इसीलिए इसकी कॉपी आरओसी में जमा करनी है। देखो 3 पॉइंट हो चुके हैं। फर्स्ट पॉइंट में क्या था, रिजोल्यूशन पास करना है बोर्ड मीटिंग में, तो उसमें वो 6 पॉइंट थे, राइट। फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग लेनी पड़ेगी, कब, जब आपको एक्स्ट्रा पैसा अरेंज कराना है, बोरोइंग पावर इंक्रीज करना है। थर्ड पॉइंट क्या है, प्रोस्पेक्ट, अपना आरओसी में आपको प्रोस्पेक्टस और ऑफर लेटर देना होगा स्पेशल रिजोल्यूशन के साथ में, ठीक है। ये आपका थर्ड पॉइंट था। फोर्थ पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, और फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, ऑब्टेन क्रेडिट रेटिंग। अब ये रेटिंग के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। कुछ एजेंसीज होती हैं जो कंपनी को रेटिंग देती हैं, और उस रेटिंग को आपको प्रोस्पेक्टस में भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। मतलब वहां पे दिखाना होगा कि आप कितने भरोसेमंद हो, इस रेटिंग से पता चलता है, राइट। क्योंकि इसमें कंपनी के, अगर कंपनी ने कुछ डिफॉल्ट किया होगा तो ये रेटिंग इसकी घट जाएगी, उसके मेंशन रहेगा उस रिपोर्ट में, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो रेटिंग लेना भी कंपनी के लिए बड़ा जरूरी है। ये पॉइंट है आपका फोर्थ वाला पॉइंट। कंपनी गेट द डिबेंचर रेटेड बाय 1 और मोर क्रेडिट एजेंसीज, मतलब एक से ज्यादा क्रेडिट एजेंसी से आप क्या ले सकते हो, रेटिंग ले सकते हो, और रेटिंग मस्ट बी मेंशन इन द प्रोस्पेक्टस ऑफर लेटर। मतलब आपको ये रेटिंग को प्रोस्पेक्टस लेटर, प्रोस्पेक्टस और ऑफर लेटर में लिखना पड़ेगा, क्योंकि जो इन्वेस्टर होगा, जो मतलब डिबेंचर में पैसा लगाने के लिए कंपनी के पास आना चाहता है, उसको कंपनी के बारे में पता तो होना चाहिए कि कंपनी कितने भरोसेमंद है। इसीलिए रेटिंग लेना बड़ा जरूरी है, ये कंपनी एक्ट के रूल के हिसाब से है, तो ये भी करना बड़ा जरूरी है। फोर्थ पॉइंट ये कहता है, ठीक है। ओके, फिफ्थ पॉइंट क्या है, एंटर इनटू अंडर राइटिंग एग्रीमेंट। अंडर राइटर के साथ हमें एग्रीमेंट बनाना होगा, ठीक है, और उनके साथ एग्रीमेंट बनाकर, अच्छा अंडर राइटर हम क्यों बुक कर रहे हैं, क्योंकि वो डिबेंचर के पैसे हमें ला कर दें और हम उनको कमीशन देंगे। क्योंकि क्राइटेरिया क्या है, 75%। आपको याद है नेक्स्ट पिछले वीडियो में हमने देखा था कि 75% आपका सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, और अगर नहीं हुआ तो पैसे वापस करने पड़ेंगे सबके।
इसीलिए कंपनी क्या करती है, अंडर राइटर को अपॉइंट करती है, चाहे उनका मिनिमम सब्सक्रिप्शन का जो क्राइटेरिया है वो पूरा होना चाहिए। इसीलिए अंडर राइटर को बुक किया जाता है और उसको कमीशन दिया जाएगा। ऑफ कोर्स फिफ्थ पॉइंट ये कहता है कंपनी एंटर इनटू अंडर राइटर एग्रीमेंट फॉर अंडर राइटिंग द डिबेंचर इशू। वहां पे हम अंडर राइटर को अपॉइंट कर रहे हैं अपना डिबेंचर को इशू करने के लिए, तो वो क्या करेंगे, पैसा ला कर देंगे, हम उनको कमीशन देंगे। तो ये प्रोसीजर्स हैं जो हम देख रहे हैं, प्रोसीजर्स ये सब फॉलो करती है कंपनी अपने डिबेंचर को इशू करने के लिए, राइट। 6 पॉइंट क्या कहता है, इशू प्रोस्पेक्टस, ऑफर लेटर या फिर बोल सकते हैं लेटर ऑफ ऑफर, ठीक है। तो 6 पॉइंट में सिंपल बोला जा रहा है, ये सब हो जाने के बाद कंपनी इसमें पूरी डिटेल लिखेगी प्रोस्पेक्टस में, उसकी ड्राफ्टिंग करेगी और उसको पब्लिक में इशू कर देगी। पब्लिक को इनवाइट कर रही है प्रोस्पेक्टस इशू कर क्योंकि उसमें सारी बातें लिखी हैं, टर्म्स एंड कंडीशन लिखी है कि हम किस बेसिस पे पैसा, कंपनी पैसा मतलब पब्लिक से लेने वाली है। देखो ये सारी बातें उसमें लिखी रहेगी, राइट। कंपनी इशू प्रोस्पेक्टस इफ इट इज इनवाइटिंग पब्लिक बाय, मतलब उसमें कैसा है, डिबेंचर होल्डर के लिए एक ऑफर लेटर ये है एग्जैक्टली कि वो प्रोस्पेक्टस लेकर उसमें फॉर्म मतलब अटैच होगा, वो फॉर्म को आप फिलअप करो और डिबेंचर के इसमें पैसे आप इन्वेस्ट कर दो, ये चीजें होती है। इसीलिए कंपनी वहां पे ये लेटर मतलब प्रोस्पेक्टस इशू करेगी। एंड इफ अ कंपनी मेक प्राइवेट प्लेसमेंट लेटर ऑफ ऑफर फॉर राइट इशू, प्राइवेट प्लेसमेंट है तो ऑफर लेटर जाता है, और प्रोस्पेक्टस कब जाता है, जब पब्लिक में कंपनी पब्लिक से पैसा लेना चाहती है। तो दो बातें वहां पे, पब्लिक से लेना चाहते हो प्रोस्पेक्टस इश्यू करो, और प्राइवेट प्लेसमेंट है तो ऑफर लेटर इश्यू करो, ठीक है। इस तरह से पैसे का अरेंजमेंट कंपनी करती है। ये था आपका 6 पॉइंट, प्रोस्पेक्टस इश्यू करना इसका मतलब। 7 पॉइंट क्या है, ओपन सेपरेट बैंक अकाउंट। अभी हमने ऊपर पढ़ा था, कुछ पॉइंट में आया था कि अलग से एक बैंक अकाउंट ओपन करना होगा और वहां पे वो लोग पैसे जमा करेंगे। वो बैंक कैसा होना चाहिए, शेड्यूल बैंक होना चाहिए। शेड्यूल बैंक का फायदा क्या है कि उसके ब्रांचेस हर सिटी में होते हैं, इसलिए हम शेड्यूल बैंक को चुनेंगे और उसका भरोसा भी होता है, वो बैंक डूबती नहीं है, बैंक के ऊपर सरकार का थोड़ा सा कंट्रोल रहेगा, आरबीआई का कंट्रोल रहेगा इसका मतलब, तो इसीलिए शेड्यूल बैंक को चुना जाता है, ठीक है। तो 7 पॉइंट क्या कहता है, कंपनी open a separate bank account in a scheduled bank to receive the money from applicant। एप्लीकेंट जो पब्लिक पैसा जमा करने आएगी उसका पैसा अलग से एक बैंक अकाउंट में ओपन करवाकर उसमें जमा किया जाएगा। मतलब हर पर्सन बैंक अकाउंट ओपन नहीं कर रहा है, कंपनी यहां से अलग से एक अकाउंट ओपन कर रही है, वो नंबर वहां पे प्रोस्पेक्टस में मेंशन होगा। पब्लिक जब पैसे जमा करने जाएगी तो उस अकाउंट में पैसे जमा करेगी और वहां पे एक जगह पैसे इकट्ठा हो जाएंगे, ठीक है। सेपरेट अकाउंट ओपन करने का मकसद यही है कि आपको पता चलना कि चाहिए कि डिबेंचर का पैसा टोटल कितना आया है, और ये रूल भी है कि अलग से अकाउंट में आपके पैसे वो जमा होने चाहिए, यही पॉइंट, और कुछ नहीं उसमें। 8 पॉइंट क्या कहता है, रिसीविंग एप्लीकेशन मनी। अब एक बार आपने प्रोस्पेक्टस इशू किया, लोगों तक वो प्रोस्पेक्टस पहुंचेगा और लोग उसको पूरा पढ़कर फिर पैसे आपके पास फॉर्म वगैरह भरकर पैसे लगाएंगे, ठीक है। मतलब पैसे जाकर बैंक में जमा करेंगे इसका मतलब। तो बैंक में जब एप्लीकेशन देने जाएंगे तो एप्लीकेशन का पैसा भी देंगे, है कि नहीं। तो वही पॉइंट वहां पे है कि सब्सक्राइबर विल सबमिट देयर एप्लीकेशन अलोंग विद रिक्वायर्ड अमाउंट टू बी स्पेसिफाइड बैंक विद इन द पीरियड मेंशन इन द प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस में जो टाइम पीरियड मेंशन होगा उस टाइम पीरियड के अंदर एप्लीकेंट वहां पे पैसे जाकर जमा कर देंगे, बैंक में जाकर जमा कर देंगे। जो बैंक अकाउंट आपने ओपन किया होगा, जो नंबर मेंशन किया होगा, उसमें वो पैसे जमा कर देंगे। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि उस बैंक में वो एप्लीकेशन का पैसा आते रहेगा, वो वहां पे जमा होते रहेगा, अलग से जो अकाउंट आपने ओपन किया है वही लिखा है, और कुछ नहीं है। 9 पॉइंट क्या कहता है, होल्ड बोर्ड मीटिंग। अब ये पैसे जमा हो गए, एप्लीकेशन आ गया, एप्लीकेशन किसके पास पहुंचेगा, कंपनी के पास। बैंक उस एप्लीकेशन को कंपनी के पास भेज देगी, ठीक है। और फिर कंपनी क्या करेगी, उसको वेरीफाई करेगी, और वेरीफाई करने के बाद उनकी एक लिस्ट बनेगी। जो फॉर्म कंप्लीट होगा उसकी एक पूरी लिस्ट बनाई जाएगी। जो रिजेक्ट हो जाएंगे तो उसको छोड़ दो, ठीक है, उसका कोई काम नहीं है। जो सिलेक्ट हो जाएंगे फॉर्म, उसकी एक लिस्ट बनेगी, उसकी एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी और उसको किसके सामने रखा जाएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सामने। फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वहां मीटिंग लेंगे और उसी समय ये मीटिंग हो रही होगी कि जब इशू करने के बाद, एप्लीकेशन का पैसा आने के बाद, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वहां पे इसको अप्रूव करने के लिए बोर्ड मीटिंग लेते। अप्रूव करने के लिए मतलब रजामंदी देने के लिए कि हाँ भाई इनसे हमने डिबेंचर का पैसा लिया है, फाइनलाइज करना है कि भाई किसको किसको हम डिबेंचर अलॉट
करने वाले हैं, ठीक है। आफ्टर इश्यू क्लोज बोर्ड मीटिंग इज टू बी हेल्ड एंड अप्रूव अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर। देखो लिखा डायरेक्टली, आपको अब डिबेंचर को अलॉट करने का अप्रूवल देना होगा। और क्रिएशन ऑफ चार्ज ऑन कंपनी एसेट, ऑफ कोर्स आपने अप्रूवल दे दिया, इसका मतलब कंपनी रेडी है उनसे डिबेंचर का पैसा लेने के लिए, ठीक है। और चार्ज ऑन एसेट तो होगा ही होगा उस पर, इसका मतलब बोर्ड मीटिंग में कंपनी अप्रूवल दे रही है कि हमने आपसे पैसे लिए हैं। और फिर उनको क्या लेटर जाएगा, अलॉटमेंट लेटर, डिबेंचर का जो अलॉटमेंट लेटर जाता है वो उनके पास जाएगा और उनको फिर कंफर्मेशन मिल जाएगा। तो ये मीटिंग के बाद फिर लेटर जाता है, कहने का मतलब ये है। और इश्यू, नेक्स्ट पॉइंट क्या था, इश्यू ऑफ डिबेंचर सर्टिफिकेट। अब डिबेंचर सर्टिफिकेट किसको इशू होंगे, जिसको अप्रूवल मिल जाएगा कंपनी उसको डिबेंचर सर्टिफिकेट इशू करेगी, ठीक है। तो ये पॉइंट है वहां पे। द अलॉटमेंट प्रोसीजर्स हैज टू बी कंप्लीटेड विद इन द 60 डेज। अलॉटमेंट प्रोसीजर कब तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, 60 दिन के अंदर, ठीक है। फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन मनी मिलने के बाद 60 दिन के अंदर आपका ये प्रोसीजर कंप्लीट हो जाना चाहिए। And the company has to issue debenture certificate within 6 months from the allotment। मैंने बोला था ना allotment होगा, allotment के बाद कंपनी क्या करेगी, डिबेंचर सर्टिफिकेट उन सबको इशू करेगी और इसका एक टाइम पीरियड वहां पे आपको दिया है। उस टाइम पीरियड के दायरे के अंदर आपको डिबेंचर सर्टिफिकेट इनको इशू करना होगा, ठीक है। एक बार डिबेंचर सर्टिफिकेट इशू हो गया तो जिसको डिबेंचर सर्टिफिकेट इशू हुआ होगा उसका नाम कंपनी रजिस्टर में मेंशन कर देगी। तो लास्ट पॉइंट आपका वही है, लास्ट पॉइंट सिंपल सा कहना है उनका मतलब कि जिसको जिसको हमने डिबेंचर इशू किया है उसका रजिस्टर में नाम हम मेंटेन कर लेंगे। लास्ट पॉइंट ये कहता है आपका कि रजिस्टर में उसका नाम मेंटेन कर लो, उसका नाम, एड्रेस, कितना इंटरेस्ट जाना है, कितना पैसा उसने दिया, ये सारी डिटेल उस रजिस्टर में मेंटेन हो जाएगी। 11 पॉइंट आपका यही कहता है एग्जैक्टली, ठीक है। तो इस तरह से था पूरा प्रोसीजर्स, इसको आप एकदम गो थ्रू हो जाओ। थोड़े बड़े बड़े मतलब थोड़ा सा बड़ा दिखता है आंसर, लेकिन आसान है, आपको बुलेट पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे तो आसानी से आप इस क्वेश्चन को आराम से लिख सकते हो, ठीक है। तो इस प्रोसीजर को पूरा देखिए आप लोग। अब इस एक लास्ट टॉपिक हमारा बचा है इसमें, डिबेंचर ट्रस्टीज, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, ठीक है। और फिर आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे बने रहिए ऑफ कोर्स, और लाइक और शेयर जरूर करना है, ठीक है, चाहे हमको मोटिवेट मिले और आप लोगों के लिए मैं अच्छे अच्छे वीडियोस और लेकर आऊँ, राइट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।